नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ हैं तथा अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? इस वक्त अपने टेलीविजन सेट के सामने बैठे आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वह किन चीजों की वजह से संभव है? जी हाँ, आप कहेंगे टेलीविजन, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि। इसी तरह से आप जो ऑनलाइन कक्षा अटेंड करते हैं, उसमें भी आप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या अपने मोबाइल फोन का। तो क्योंकि टेलीविजन, मोबाइल तथा लैपटॉप इन कोविड के दिनों में आपकी अध्ययन में आपके लिए सहाय हैं, तो यह संसाधन हुए। इस तरह से हमारे आसपास मिलने वाले वो सभी वस्तुएं जो किसी न किसी तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं, संसाधन कहलाते हैं। आपको लगता होगा कि सभी संसाधन प्राकृतिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी वस्तु को संसाधन बनाने में मानव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से, प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक की सहायता से नई नई संस्थाओं का निर्माण करता है तथा वस्तुओं को संसाधन बनने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, वह आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय है, जिसका नाम है संसाधन और विकास। पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। आइए अब इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। यह वह संसाधन होते हैं जिनका वर्गीकरण उनकी प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वह संसाधन है जिनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, समुद्री जीव जंतु, पशुधन इत्यादि। अजैव संसाधन, यह वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें, धातुएं इत्यादि। समाप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन तथा अनवीकरण योग्य संसाधन। वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा। अनवीकरण योग्य संसाधन, इन संसाधनों को अनवीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण के लिए खनिज और जीवाश्म ईंधन, इनके बनने में न केवल कई वर्ष लग जाते हैं, बल्कि इनमें से कुछ संसाधन ही पुनः चक्रीय हैं, जैसे धातुएं। पुनः चक्रीय का अर्थ है जिन्हें एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सके, जबकि जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधन अचक्रीय हैं, जो एक बार के प्रयोग से ही खत्म हो जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर, यह वे संसाधन हैं जिनका वर्गीकरण संसाधनों पर होने वाले अधिकारों के आधार पर किया गया है। इनमें सबसे पहले आते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होते हैं
जिन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए गांव में कुछ लोग भूमि के स्वामी होते हैं और कुछ लोग उनकी भूमि पर काम करते हैं क्योंकि उनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती। इसी तरह से शहरों में लोगों के पास अपना घर, अपनी जायदाद होती है। क्या आप अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची बना सकते हैं? स्वामित्व के आधार पर दूसरा वर्गीकरण है सामुदायिक स्वामित्व। इन संसाधनों पर समुदाय का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए खेल के मैदान, चारागाह, तालाब, नदियां, सरकारी अस्पताल इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन, यह संसाधन वह हैं जिन पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है। कभी-कभी कुछ परिस्थितियों में सरकार व्यक्तिगत संसाधनों को भी जनहित में अधिग्रहित कर सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें, रेलवे लाइनें, नहरें, पुल, इन सब को बनाने के लिए सरकार व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि को अधिग्रहित करती है और जिन लोगों की यह संपत्ति होती है उन्हें इसका उचित मूल्य भी दिया जाता है। क्या आपने शहरी विकास प्राधिकरण अर्थात अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम सुना है? सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार शहरी विकास प्राधिकरण को दिया हुआ है। इसी तरह राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर की सारी भूमि तथा 12 समुद्री मील तक का महासागरीय क्षेत्र तथा इसमें पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। समुद्री मील या जिसे हम नॉटिकल माइल कहते हैं वह क्या है? समुद्र की दूरी को समुद्री मील में मापा जाता है। यह लंबाई की एक इकाई है तथा नौसंचालन और वैमानिकी में प्रयोग की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर है। भारत का समुद्री मील 12 समुद्री मील है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वह संसाधन जिनका नियंत्रण कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। उदाहरण के लिए तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है तथा इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। संभावित संसाधन वह संसाधन हैं जो उपलब्ध तो हैं परंतु उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा। उदाहरण के लिए भारत में राजस्थान और गुजरात, जो कि भारत के पश्चिमी भाग में हैं, यहाँ पर सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा संसाधनों की बहुत बड़ी संभावना है, परंतु अभी सही तरीके से उनका विकास नहीं हुआ है। विकसित संसाधन, यह वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग व गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। इसका मतलब है कि यह वे संसाधन हैं जो हम प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन यदि इनका अत्यधिक प्रयोग किया गया तो आने वाली भावी पीढ़ियां इसका लाभ नहीं उठा पाएंगी। उदाहरण के लिए ये पेट्रोल की मात्रा पृथ्वी पर बहुत ही कम है और यदि हम इसे अभी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगी। भंडार,
भंडार पर्यावरण में उपस्थित पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक के अभाव में यह पहुंच से बाहर हैं। इसका मतलब है कि यह पदार्थ हमारे पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु इन्हें प्रयोग करने के लिए हमारे पास एक सही प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। उदाहरणतः जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु ऐसा करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान अभी उपलब्ध नहीं है। संचित कोश भंडार का ही हिस्सा है। तकनीक द्वारा इसे प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है, परंतु भविष्य में जरूरत पूरा करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। आप जहां रहते हैं वहां के आसपास पाए जाने वाले भंडार और कुछ संचित कोश की सूची बनाएं और हो सके तो अपने अध्यापक या माता पिता के साथ इस पर चर्चा करें। अब बात करेंगे संसाधनों के विकास की। मानव जीवन के लिए संसाधन अति आवश्यक हैं, परंतु हम सब ने अपने स्वार्थ व ऐसे संसाधनों का हास। संसाधन कुछ लोगों के हाथ में ही आए हैं, इससे समाज दो हिस्सों में बंट गया है, अमीर और गरीब। इसके अलावा संसाधनों के अत्यधिक शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, ओजोन परत को नुकसान, पृथ्वी पर बढ़ता तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमें देखनी पड़ रही हैं। जरा सोचें, यदि आज पृथ्वी पर खनिज तेल खत्म हो जाए तो क्या इसका प्रभाव हमारी जीवन शैली पर पड़ेगा? यदि पड़ेगा तो कैसे? तो यह बहुत आवश्यक है कि समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा हो। साथ ही हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की उचित योजना बनाई जाए, क्योंकि यदि आज हमने इसके बारे में ना सोचा तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सतत पोषणीय विकास बहुत जरूरी है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए तथा वर्तमान विकास की प्रक्रिया में भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके। उदाहरण के लिए, जब किसान कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में रासायनिक खाद व कीटनाशक का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होने लगती है। अब किसान को वर्तमान समय में उपज ज्यादा मिल गई, परंतु भविष्य में किसान शायद उसमें कृषि भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिट्टी को बनने में कई 100 साल लग जाते हैं। अतः सतत पोषणीय विकास के लिए आवश्यक है कि वर्तमान समय में मृदा का इस्तेमाल ध्यान से किया जाए तथा रासायनिक खाद व कीटनाशकों का विकल्प जैसे जैविक खाद व कीटनाशक इस्तेमाल किए जाएं। जून 1992 में रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग
100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य था पृथ्वी पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। इस सम्मेलन में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे, सभी ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दे दी। एजेंडा 21 क्या था? यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य है समान हितों को बढ़ावा देना, पर्यावरण क्षय को रोकना, जिसके लिए सभी राष्ट्र अपनी जिम्मेवारी समझें, तथा गरीबी और रोगों से निपटना। संसाधन नियोजन। हमारे पास जो भी संसाधन हैं, उनका विवेकपूर्ण उपयोग व प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन है। किसी भी देश या राज्य के पास सभी संसाधन उपलब्ध नहीं होते। हमारे देश के संदर्भ में तो संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ संसाधनों की उपलब्धता में विविधता है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन काफी मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है वहां पर तकनीक का अभाव। इसी तरह से यदि राजस्थान को देखें तो वहां पर पवन और सौर ऊर्जा की बहुतायत है, परंतु जल संसाधनों की कमी है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हर स्तर पर अर्थात राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संसाधन का नियोजन किया जाए। आप भी अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची बनाएं और जानने की कोशिश करें कि आपके राज्य में कौन कौन से संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और किन संसाधनों की मात्रा कम है। जब हम संसाधन नियोजन की बात करते हैं तो भारत में संसाधन नियोजन के लिए जो मुख्य कारक हैं वह हैं देश के अलग अलग प्रदेशों में संसाधनों की पहचान